कहानी का ये 16वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। मिताली मुंह खोले परिणीता की बात सुन रही थी। पिया के बारे में उसकी आंखों में आंसू थे। परिणीता तो रो ही रही थी। अचानक ही मिताली ने परिणीता को कसकर गले से लगा लिया। चुप हो जा बहना, हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। अभिमन्यु को छोड़कर हम जी नहीं पाएंगे, और पिया की जिम्मेदारी हम ईमानदारी से उठा पाएंगे या नहीं, ये भी नहीं पता। परिणीता सुबकने लगी। मिताली की आंखें भी बरस ही रही थी। उसने परिणीता को उठाकर बेड पर बिठा दिया। अपने हाथों से उसके आंसू साफ करने लगी। चुप हो जा, फिर पानी पिलाया। देखो बहना, तुम जो भी फैसला करोगी हम हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे कि अभिमन्यु जीजू तुमसे बेहद प्यार करते हैं और वो भी तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे। रही पिया की बात, तो तुझे याद है हम लोग बचपन से ही पापा चाचा के साथ अनाथ आश्रम जाते थे, और तू उन बच्चों को देखकर कितना रोती थी। अपने सारे खिलौने दे आती थी। बनारस में भी हम कॉलेज की तरफ से जाते थे, और तुम तो पार्ट टाइम बस्ती में जाकर बच्चों को पढ़ाती भी थी। तू हमेशा कहा करती थी कि मैं अपने जीवन में एक बच्चे को फुल सपोर्ट करूंगी। हो सकता है ईश्वर तेरी वो इच्छा पूरी कर रहा हो। हाँ, पर मैं ये कैसे भूल जाऊंगी कि ये निमेशा की बेटी है। परिणीता ने आंसू पोंछे। देख, कुछ देर के लिए तो भूल जा कि वो निमेशा की बेटी है। तो बस यही सोच करते हैं कि तूने एक बच्चे का भविष्य संवारने की हामी भरी है। यानी, परिणीता ने असमंजस से मिताली को देखा। यानी कि तू एक बिन माँ बाप की बच्ची को गोद ले रही है बस। तू जीजू से प्यार तो करती है ना, ये भी कोई सवाल है? परिणीता नाराज हो उठी। इतना कि उनके बिना मेरे जीवन की कल्पना भी बेकार है। उनसे अलग रहकर शायद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। और भरोसा है तुझे उनके ऊपर? मिताली ने फिर से सवाल दागा। अपने से भी ज्यादा, परिणीता खोई खोई सी बोली। और सोचा है, यही भरोसा जीजू ने तेरे ऊपर, तेरे प्यार के ऊपर दिखाया है। वो चाहते तो तुझसे छिपा भी सकते थे, पर नहीं, उनका भी दिल देखा। चाहते तो वो उसी रात बच्ची को कहीं भी छोड़ सकते थे, कहीं मंदिर, चर्च या किसी कूड़े के ढेर पर उन्होंने सिर्फ उसकी विवशता देखी। सच में उस बच्चे की क्या गलती? उन्होंने एक जिंदगी बचाने का प्रयास किया था, और अब वो तेरा साथ चाहते हैं। बस अब तू सोच ले क्या करना है। कहकर मिताली एक कप कॉफी और बनाने चली गई। परिणीता सोचने लगी, सच में उसने भी तो वादा किया था कदम से कदम मिलाकर अभिमन्यु के साथ अभिमन्यु की जिम्मेदारियों को उठाएगी, जैसे अभिमन्यु ने उसके परिवार की आगे बढ़कर उठाई। बड़ी देर तक सोचती रही अपने और अभिमन्यु के साथ शुरू से बिताए गए पल, जो कि खट्टी मीठी नोक झोंक से शुरू होकर एक प्रगाढ़ प्रेम के आलिंगन के बंधन में बंध गए थे। पापा ने भी यही कहा था कि भोलेनाथ ने उसके जन्म के साथ ही अभिमन्यु से, इस घर से उसका रिश्ता जोड़ दिया था, और इसीलिए वो अभिमन्यु से मिली, फिर मिलती चली गई। तो क्या यही ईश्वर की इच्छा है? क्या वो अभिमन्यु से अलग हो पाएगी? नहीं, वो तो अपने वजूद को ही खो देगी। तो क्या हुआ अगर अभिमन्यु एक बच्चे के भविष्य को संवारने में उसका साथ चाहता है? वो धोखेबाज नहीं, उसने सच्चाई बताकर अभिमानदारी से उसका हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया है। वो उन हाथों को थाम ले, नहीं तो क्या करे? परिणीता ने अपना सर पकड़ लिया। तभी मिताली कॉफी ले आई। परिणीता को यूं खामोश देखकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर दोनों चुपचाप कॉफी के घूंट भरने लगी। अगले दिन सुबह 8 बजे अभिमन्यु और विहान सोए पड़े थे। तभी निमिषा कमरे में आई। दोनों को यूं एक दूसरे पर लदे फदे सोते देखकर पहले तो वो हंसने लगी, फिर उन दोनों को हिलाकर उठाने लगी। उठ जाओ रोमियो जूलियट, ये बुरी आदतें त्याग दो बालकों, वरना तुम्हारी बीवियां छोड़कर भाग जाएंगी। उठो भाई, मुझे ऑफिस जाना है, वरना नौकरी चली जाएगी। दादू वेट कर रहे हैं। दादू का नाम सुनते ही दोनों उछलकर बैठ गए। अभिमन्यु को तो आदत थी दादू के रूल्स फॉलो करने की, विहान की भी कुछ कुछ थी ही। घड़ी देखा, 8 बजे थे। ओ माय गॉड, जल्दी उठ विहान, वरना क्लास लग जाएगी और बेचारी गुड्डी भी हमारी वजह से डांट खाएगी। तुम नीचे चलो, हम 5 मिनट में आते हैं। दोनों ब्रश लेकर बाथरूम में घुस गए। हैं? क्या एक साथ तैयार होंगे? निमिषा हैरानी से बोली। अभिमन्यु ने धक्का देकर उसे कमरे के बाहर धकेल दिया। निमिषा हंसते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। भाई लोगों, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, शादी से पहले ही तलाक हो जाएगा।
नीचे टेबल पर दादू दादी सबका वेट कर रहे थे। अभिमन्यु और विहान 10 मिनट में ही उनके सामने हाजिर थे। चाय का घूंट भरते हुए दादू ने बारी बारी से दोनों को घूरा। कल भी तुम दोनों? नहीं दादू, विहान एकदम से बोला। मैं तो बहुत देर से आया था, वो कुछ अभिमन्यु से ऑफिस के बारे में जरूरी डिस्कशन करना था। दादू बोले, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम? अभिमन्यु बोला, जी दादू। दादू ने आगे पूछा, अच्छा टिकट हो गए कानपुर के? अभिमन्यु ने विहान को घूरा। हाँ हाँ दादू, हो गए, सुबह 8 बजे की फ्लाइट है। अभिमन्यु ने विहान से आंखों ही आंखें में पूछा, क्या सच में? विहान ने इशारे से कहा, हाँ। ठीक है, अब तुम तीनों ऑफिस के लिए रेडी होकर निकलो। निमिषा नहीं है, उसकी हेल्प करना, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। ऑफिस में वो सिर्फ एक न्यू एम्प्लॉय है, समझे? जी दादू, विहान बोला। दादू उठकर बगीचे में टहलने चले गए और दादी मुस्कुराते हुए अभिमन्यु को छेड़ने लगी। तभी अभिमन्यु का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। दादी एक बात कहें? दादी बोली, हाँ मेरे बच्चे, आज हम इतने खुश हैं कि तुम एक नहीं 2 बात करो। दादी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। दादी, हम चाहते हैं कि पहले गुड्डी टोली में बैठे, फिर मैं सेहरा बांधूं। ये क्या कह रहे हो? दादी ने तुरंत अपने हाथ अभिमन्यु के सिर से हटा लिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई ना, गुड्डी को न्याय भी मिल गया और अब वो तुम्हारी बारात में नाचेगी भी। और फिर इतनी जल्दी कोई लड़का भी तो चाहिए जो गुड्डी के साथ हुई सारी घटनाओं को भूल सच्चे दिल से उसे स्वीकार करे। और ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? किसी ने दौलत के लालच में शादी की भी तो क्या पता वो निमिषा के साथ कैसा व्यवहार करेगा। नहीं, हम गुड्डी के साथ कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अरे दादी, अभिमन्यु उठकर उनके घुटनों के पास बैठ गया। आप क्या समझते हो हम अपनी लाड़ो को ऐसे ही किसी को सौंप देंगे? है ना एक लड़का जो अपनी गुड्डी को बहुत खुश रखेगा। अच्छा, कौन? दादी ने हैरानी से देखा। अभिमन्यु बोला, आदित्य। दादी चौंक कर बोली, क्या? आदित्य? अपना आदित्य? वो जो गुड्डी के साथ बचपन से है, वो जो अभी एसपी बनकर बेंगलोर आया है, वो आदित्य? अभिमन्यु बोला, हाँ दादी, वही आदित्य। अब विहान ने दादी के हाथों को थाम लिया और निमिषा बहाने से अंदर चली गई। उसने सामने से निमिषा का हाथ मांगा है और बहुत अच्छा है, निमिषा को हमेशा खुश रखेगा। लेकिन वो इतना अच्छा लड़का? दादी ने संशय से देखा। हाँ, तो हमारी लाडो किसी से कम है क्या? अभिमन्यु बोला। आदित्य बचपन से ही निमिषा को पसंद करता है और अब निमिषा ने भी हाँ कर दी है। दादी असमंजस से बोले, लेकिन निमिषा भी आदित्य को? तभी निमिषा बाहर आ गई और दादी के गले में बाहें डालकर झूल गई। डोंट वरी दादी, आदित्य तो मुझे प्यार करता है, दोस्ती तो है ही, तो शादी के बाद मुझे भी प्यार हो ही जाएगा, जैसे अरेंज मैरिज में। दादी, आदित्य मुझे हर मुसीबत से बचाएगा और हमेशा मेरा साथ देगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। दादी के हृदय में अभी भी शंका थी। और उसकी माँ? तभी आदित्य अंदर आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वो दादी के पैर छूकर बोला, मेरी मम्मी तो निमिषा को शुरू से ही पसंद करती हैं और उनके लिए मेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं, और आप तो जानते हो उनके अलावा और मेरा कोई नहीं। दादी की आंखों में खुशी से आंसू झिलमिलाने लगे। बड़ी खुशकिस्मत है हमारी गुड्डी, जिसे तुम जैसा हीरा मिला। नहीं दादी, आदित्य गंभीर हो गया। खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि मुझे निमिषा ने हम सफर चुना। तभी विहान मुंह फुलाते हुए बोला, वाह दादी, शायद आप भूल रही हैं कि अभी एक और जवान मुंडा है, तनिक उसकी तरफ भी ध्यान दे दो। दादी ने हैरानी से पूछा, कौन? विहान ने उनके हाथों से अपनी दाढ़ी रगड़ी। दादी ने झल्लाकर कहा, अरे छोड़ कमबख्त, मुझे चुभ रही है। दादी ने हाथ खींच लिया। विहान मुंह बनाकर बोला, हाँ तो मुझे भी आपकी बात चुभी। पोते और नातिन की खुशी में दूसरे पोते को भूल ही गई कि उसकी भी शादी करानी है। हैं? दादी ने हैरानी से पूछा, अब क्या तेरी भी कोई है? निमिषा ने विहान को छेड़ा। हाँ दादी, इनकी भी है। दादी ने विहान को घूर कर पूछा, अब इसकी कौन है? अभिमन्यु भी शरारत से मुस्कुराया। दादी मिताली। दादी हैरान होकर बोली, क्या? वो चुईया? अरे पागल, अपनी ऊंट जैसी लंबाई देख और उसकी देख, तेरे तो कंधे से भी नीचे आती है, कैसी चोटी लगेगी। विहान दार्शनिक अंदाज में बोला।
प्यार कुछ नहीं देखता डार्लिंग, जात पात, लंबाई छुटाई, अमीरी गरीबी। दादी बोली, अच्छा अच्छा, समझ गई मेरे पुत्र। और तेरी माँ, वो मानेगी? विहान हाथ उठाकर बोला, आपके आदेश की अवहेलना करने की किसमें हिम्मत है? राजमाता की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। फिर भी, दादी ने कहना चाहा। विहान अब गंभीर हो गया। दादी, आपको मम्मी अपनी मम्मी की जगह देखती हैं। उन्हें पता है मेरा अच्छा बुरा उनसे ज्यादा आप और दादू समझते हैं। दादी खुश होकर बोली, हाँ पगले, जानती हूँ तेरी मम्मी भी मेरे लिए अभिमन्यु की मम्मी परिणीता जैसी ही है। अब दादू कानपुर एक नहीं, दो रिश्तों की बात करने जाएंगे। और भाई, कोई बाहर से सच्ची को बुलाओ, इतनी खुशी मुझसे अकेले हजम नहीं हो रही है। दादी की बात सुनकर निशा की माँ अपने खुशी के आंसू आंचल से पोंछते हुए दादू को बुलाने बाहर गई। भैया, आपको भाभी ने अंदर बुलाया है। निशा की माँ अपने किशोरीपन से इस घर से जुड़ी थी। शादी के बाद जब लड़की पैदा होने पर ससुराल वालों ने उसे मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया, तब उसकी माँ ने उसे यहीं रख दिया। धीरे धीरे वो एक परिवार के सदस्य जैसी हो गई। दादी दादू का अपने मम्मी पापा जैसा ख्याल रखती। इन लोगों ने भी निशा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अच्छी शिक्षा, पहनना और ना सब कुछ घर के बच्चों जैसा ही किया। उन्हीं के सामने अभिमन्यु के मम्मी पापा की मृत्यु हुई, तब तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। दादी हार्ट की मरीज हो गई। निशा अभिमन्यु से छोटी और निमेश के बराबर ही थी। उस दुख की घड़ी में उन्होंने इस परिवार को बड़ी ही कुशलता से संभाला था। अब तो वो पूरे घर की हेड थी। इतने दिनों बाद इस घर में खुशियां दस्तक दे रही थी, तो भला उनकी आंखें कैसे न भीगती। दादू अपनी स्मार्ट वॉच देखते हुए बड़बड़ करते अंदर आए। क्या हुआ मैडम जी, अभी मेरे स्टेप्स पूरे नहीं हुए हैं। दादी हंसकर बोली, अरे स्टेप्स को मारिए गोली, आज तो जी भर कर मिठाई खाइए। दादू ने अचरज से पूछा, आखिर बताओगी भी? तब तक सारे बच्चे वहां से फुर हो चुके थे। दादी उनके मुंह में प्रसाद का लड्डू खिलाते हुए बोली, आज एक नहीं तीन तीन खुशियां हैं। हमारे विहान को भी लड़की मिल गई और हमारी निमिषा को भी लड़का, और अभिमन्यु के लिए तो आप कानपुर जा ही रहे हैं। दादू असमंजस से बोले, साफ साफ बताओ, लड़की लड़का? दादी बोली, हाँ हाँ सुनिए। और दादी उनको सिलसिलेवार सब बताने लगी। बताते हुए हर 2 मिनट में वेंकटेश्वर को धन्यवाद देती और आंचल से अपनी आंखें पोंछती। अब बताओ, है ना ब्रेकिंग न्यूज? दादू, जो हमेशा अपने कड़े अनुशासन के चलते चेहरे पर कठोरता का आवरण ओढ़े रहते थे, आज वो भी मुस्कुरा दिए और मंदिर की तरफ हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद दिया। उनकी भी आंखें खुशी के बादलों रूपी बौछार से झिलमिलाने लगी। सच में यश की माँ, बहुत सालों बाद ये संबोधन दादू ने दादी के लिए किया था, वरना जब से उनका बेटा बहू ईश्वर की शरण में गए थे, तब से उन्होंने ये बोलना छोड़ दिया था, क्योंकि बार बार यश का नाम सुनकर दादी विचलित हो जाती थी। इसीलिए वो उन्हें मैडम कहने लगे थे। आज हम बहुत खुश हैं। उन्होंने निशा की माँ को बुलाया। जी भैया। सविता जी भाग कर आई। हमारी और हमारे बच्चों की खुशियों को किसी की नजर ना लगे, अच्छे से इंतजाम करो। मैं पंडित जी को फोन करता हूँ। एक वीकेंड बाधाओं को दूर करने वाली पूजा रखवानी है। जी भैया, सब हो जाएगा। और निशा को भी ट्रेनिंग से एक दिन के लिए बुला लो, आखिर घर की बच्ची भी तो पूजा में शामिल होगी। निशा नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए इंदौर में थी। दादी आश्चर्य से दादू का चेहरा देख रही थी। अपने बच्चों के जाने के बाद दादू ने ईश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया था, और निमिषा की घटना के बाद तो बिल्कुल ही विश्वास उठ गया था। बस दादी का मन रखने के लिए उनके साथ मंदिर जाते जरूर थे, पर वो सीढ़ियों के नीचे ही बैठे रहते थे। जी भैया, आप पंडित को फोन कर दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। आदित्य अपनी बात कहकर चला गया था। कल उसे शक्ति से चार्ज लेना था। मम्मी भी आज आ रही थी। आदित्य ने घर को अच्छी तरह से उनके लिए आरामदायक बना दिया था। वैसे तो सरकारी आवास में ज्यादा कुछ करने को होता ही नहीं है। विहान और अभिमन्यु ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे उतरे। निमेशा भी ऑफिस सूट में उतरकर नीचे आ गई। दादू ने तीनों को एक साथ खड़ा करके दादी को इशारा किया। दादी मुस्कुराते हुए अंदर गई और उनके हाथों में एक गड्डी थमा दी। दादू ने तीनों की नजर उतारी और दादी के हाथों में दे दिया।
मंदिर में बंटवा देना। अभिमन्यु, विहान और निमिषा दादू के पैर छूकर ऑफिस के लिए निकल गए। यहाँ परिणीता सुबह सोकर उठी तो कल की बातों से सिर भारी था, बदन भी दर्द कर रहा था, इसलिए उसने मिताली से ऑफिस जाने को मना कर दिया। मिताली भी उसकी स्थिति समझ रही थी। उसने बढ़िया सा पोहा बनाया और कुक से परिणीता के लिए कुछ अच्छा सा लंच बनाने को बोलकर निकल गई। परिणीता पोहा खाकर और पेन किलर लेकर फिर से बेड पर आ गई। फोन पर अभिमन्यु के साथ वाली सेल्फी देख देख कर वो भावुक हो रही थी। तभी अभिमन्यु का मैसेज फ्लैश हुआ। गुड मॉर्निंग जॉन, कैसी हो? मिताली ने बताया तबीयत ठीक नहीं है। अभिमन्यु का मैसेज देखकर परिणीता अपने को रोक ही नहीं पाई। उसने तुरंत फोन मिला दिया। अभिमन्यु लिफ्ट से निकलकर अपने कैबिन में जा रहा था। परिणीता का फोन देखकर वो तेजी से रूम में गया और अंदर से डोर लॉक कर लिया। हाँ जान, बोलो। परिणीता खामोश रही। प्लीज से समथिंग। अभिमन्यु की आवाज में कंपकपी थी। नाराज हो? नहीं। परिणीता के सुबकने की आवाज आई। तुम रो रही हो क्या? पिया की वजह से? प्लीज रो मत जॉन, मैंने तुम्हें दुखी किया है। मुझसे लड़ाई करो, मुझे उल्टा सीधा कहो, लेकिन खामोश मत रहो। लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मत कहना जिससे मैं मर ही जाऊं। अभिमन्यु, परिणीता की हिचकियां लेते दर्द वाली आवाज आई। अभिमन्यु बोला, परिणीता मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट बाद ही। अभिमन्यु परिणीता के घर पर था। मेड ने दरवाजा खोला। आप? अभिमन्यु ने पूछा। परिणीता कहाँ है? और उसे दरवाजे से हटाते हुए सीधा परिणीता के रूम में चला गया। मेड पीछे पीछे आ गई। कहाँ जा रहे हैं आप? हैं कौन आप? अभिमन्यु ने जाकर रोती हुई परिणीता को बाहों में भर लिया। परिणीता भी उससे ऐसे लिपट गई जैसे उसे डर था कि कहीं कोई उसे अभिमन्यु से अलग ना कर दे। अचानक अभिमन्यु की निगाह दरवाजे पर खड़ी हैरानी से देखती मेड पर पड़ी। अभिमन्यु ने उसे बुरी तरह घूरा। क्या है? वो डर कर हट गई। अभिमन्यु परिणीता को बाहों में तब तक समेटे रहा जब तक परिणीता ने रोना बंद नहीं किया। अभिमन्यु बराबर उसके बालों को चूमता रहा। आखिर परिणीता चुप हुई। क्यों रो रही थी इतना? अभिमन्यु का कठोर ठंडा स्वर गूंजा। अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो दिल पर बोझ ढोने की जरूरत नहीं। मैंने तुमसे तुम्हारा साथ मांगा था, अपने किसी भी फैसले को थोपा नहीं। अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, अभी तो छोटी है। 1-2 साल बाद उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा और हमेशा उससे मिला करूंगा। पर प्लीज तुम मुझे मत छोड़ना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। और मेरी दादी दादू जो इतने समय बाद बेहद खुश हैं, वो टूट जाएंगे। अभिमन्यु, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है कि थोड़ी सी हवा उसे तोड़ सकती है? क्या हम आपसे जुदा हो पाएंगे या आपके सिवा कभी किसी और के हो पाएंगे? या क्या हम दादी दादू निमिषा इन सबको दुखी देख सकेंगे? अभिमन्यु ने प्यार से उसके माथे को चूमा। फिर समस्या कहाँ है जान? हमें समझ नहीं आ रहा कि हम जिम्मेदारी उठाने के काबिल हैं भी या नहीं। क्या हम उस बच्ची के साथ न्याय कर पाएंगे? अपने बच्चों की वजह से कहीं हम उसे तकलीफ तो नहीं दे देंगे? परिणीता ने अभिमन्यु के सीने में मुंह छुपा लिया। अभिमन्यु ने उसे और ज्यादा अपने में कस लिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर मैं हूं ना, मैं बस पिया को एक बेहतर भविष्य देना चाहता हूँ क्योंकि उसकी रगों में मेरी बहन का खून शामिल है। अब तो दादू जा रहे हैं कानपुर तुम्हें तुम्हारे पापा से मेरे लिए मांगने, और साथ में तुम भी कहो तो मना कर दूं? परिणीता ने असमंजस से पूछा। क्यों? अभिमन्यु बोला। नहीं, अगर तुम्हें कोई एतराज है तो दादू सिर्फ मिताली की बात कराएंगे। परिणीता ने हैरानी से पूछा। क्या? मिताली और विहान? ये कहकर परिणीता एक झटके से अलग हो गई। हाँ मेरी जान, तुम्हारे देवर ने मेरी शादी से पहले ही मेरी इकलौती साली हत्या ली। और एक बात और, आदित्य ने निमिषा का हाथ मांगा है और निमिषा ने भी हाँ कर दी। परिणीता आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से बोली। है? इतना सब हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? वो अभिमन्यु के सीने पर मुक्के बरसाने लगी। अब तुम तो पॉज हो गई थी और मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें फोन कर पाऊं। अब चलो, कल का कोटा हम आज पूरा करेंगे। अच्छे से रेडी हो जाओ अपनी पहली डेट के लिए। अभिमन्यु के कहने पर परिणीता वॉशरूम में चली गई और अभिमन्यु ने विहान को मैसेज कर दिया। यार तू ऑफिस, निमिषा और मेरी साली सबको संभाल लेना। विहान ने पूछा, और तू?
अभिमन्यु ने रिप्लाई किया, हम तेरी भाभी के साथ हैं। विहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लगे रहो भाई, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, तुम भाभी को संभालो। विहान का मैसेज पढ़कर अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। परिणीता जब वॉशरूम गई तब अभिमन्यु ने उसके वार्डरोब से छांट कर एक बहुत सुंदर सी पटियाला शलवार पिंक कलर की और नेवी ब्लू शॉर्ट कुर्ती निकाली। उसी से मैचिंग चूड़ियां और कान के झुमके निकाले। परिणीता जब बाहर आई तो बेड पर कपड़े रखे देखकर मुस्कुरा दी। उसने झांका तो अभिमन्यु हॉल में बैठा था। परिणीता ने डोर बंद कर लिया और रेडी होने लगी। तैयार होकर जब बाहर आई तो अभिमन्यु देखता रह गया। आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक, बाल खुले और अभिमन्यु की चुनी हुई ड्रेस में परिणीता गजब की सुंदर लग रही थी। अभिमन्यु शरारत से दिल पर हाथ रखकर वहीं सोफे पर ठहर हो गया। हाय, मैं मर जावा। परिणीता का चेहरा शर्म से थोड़ा और गुलाबी हो गया। आदित्य आज पूरे ठाट बाट से अपने नए एसपी ऑफिस आया था। आज उसे शक्ति से चार्ज लेना था। शक्ति भी मौजूद थे। ऑफिस की औपचारिकता पूरी होने के बाद शक्ति ने आदित्य को गले से लगा लिया और कान में फुसफुसाते हुए कहा, वेल डन आदित्य, मुझे बहुत खुशी है। भले ही इस केस में मेरी किरकिरी हुई है और मुझे ट्रांसफर लेटर थमा दिया गया, लेकिन इसी बहाने मैं अपने परिवार के पास जा रहा हूँ। और एक बात, जो तुमने किया वो मैं भी करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया था। ऐसे दरिंदों का यही हश्र होना चाहिए। आदित्य ने हैरानी से उनकी ओर देखा। यही जज्बा बनाए रखना। वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए। मैंने सब पता लगा लिया था कि उन तीनों के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही बने रहना। आदित्य ने उन्हें एक जोरदार सैल्यूट मारा। थैंक यू सर। और वो आदित्य की पीठ थपथपाकर बाहर निकल गए। जब से दादी का फोन आया है परिणीता की मम्मी के पास कि अभिमन्यु के दादू और परिणीता घर आ रहे हैं, तब से घर में अफरा तफरी का माहौल है। दादी ने ये स्पष्ट तो नहीं किया कि दादू क्यों आ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कहा कि अब हमारे बच्चों के जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और समस्याओं के चलते दादू परिणीता के पापा को देखने नहीं आ पाए थे। और बेंगलोर में जब पार्टी हुई थी तब परिणीता के पापा नहीं जा पाए थे, इसलिए अब जब सब ठीक हो गया है तब मिलने आ रहे हैं। परिणीता के पापा तो अभी भी बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते थे। मिताली के पापा ने ही सारा जिम्मा संभाला। आखिर वो छोटा सा घर आने वाले विशिष्ट मेहमान के काबिल सज ही गया। इन 4-5 दिनों में बेंगलोर में भी काफी हलचल रही। दादू ने पूजा रखवाई थी तो सब यानी सब, विहान उसके मम्मी पापा, आदित्य उसकी मम्मी, परिणीता, मिताली, वंश और उसका परिवार, तरुण उसके मम्मी पापा, मंगेतर सब मौजूद थे। 3-4 दिन पहले अभिमन्यु के घर में पूजा के बाद लंच टाइम में विहान के एक तरफ मिताली और एक तरफ दिव्या बैठी थी। उनके बगल में विहान के मम्मी पापा। विहान की मम्मी ने दिव्या से कहा, अरे बेटा, विहू को वो पनीर की सब्जी तो देना, बहुत टेस्टी बनी है। दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ आंटी, विहू लो ना। दिव्या बेहद प्यार से विहान को देखते सब्जी डालने लगी। तभी मिताली ने मेज के नीचे से विहान के पैर पर अपनी हील दे मारी। विहान चूक कर उछल गया। सब्जी दिव्या की ड्रेस पर गिरी। दिव्या रोनी शक्ल बनाकर बोली, ओह नो, ये क्या किया विहू बाबा, मेरी इतनी प्यारी ड्रेस खराब कर दी। सॉरी दिव्या। विहान खिसियानी हंसी हंसा। अभिमन्यु, निमिषा और सब भी दिव्या की हरकतों को देख रहे थे कि कैसे वो विहान से बार बार मिताली को साइड में करके चिपक रही थी। सब नीचे मुंह करके हंसने लगे। निशा दिव्या को वॉशरूम में ले गई और मिताली विहान को घूर रही थी। दिव्या के कपड़े काफी खराब हो गए थे और जब उसने देखा कि विहान मिताली के साथ ऑफिस जा रहा है तो वो और चिढ़ गई। उसने कैब बुलाई और घर के लिए निकल गई। लंच के बाद सब चले गए तो दादी ने आदित्य की मम्मी और विहान के मम्मी पापा को रोक लिया। बाकी सब ऑफिस चले गए। दादू विहान के पापा को लेकर बाहर चले गए थे। कमरे में सिर्फ दादी, विहान की मम्मी, आदित्य की मम्मी, निशा की माँ ही थी। आदित्य की मम्मी से दादी ने हाथ जोड़कर बेहद भावुक स्वर में आदित्य और निमिषा के रिश्ते की बात की। आदित्य की मम्मी पहले तो चुप हो गई। इसके चलते दादी को लगा कि वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी। दादी आंखों में आंसू भरे स्वर में बोली, देखो बेटा, अच्छे से सोच लो। आदित्य और निमिषा एक दूसरे को पसंद करते हैं और गुड्डी को तो तुम बचपन से जानती हो।
दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ बचपन से खेले कूदे हैं, अच्छे से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। हाँ, दुर्भाग्य से हमारे निमिषा के आंचल में वो दाग लग गया, वरना तुम तो जानती हो हमारी निमिषा कितनी भोली है। अब अगर तुमने मना किया। दादी का गला अवरुद्ध हो गया। तभी आदित्य की मम्मी उठी। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई और उनके हाथों को अपने माथे से लगा लिया। फिर भरे गले से बोली, बस आंटी जी, अब और शर्मिंदा मत करिए। हम यहाँ सब औरतें ही हैं, और औरत के शरीर को जब बिना उसकी मर्जी के ऐसे वहशी दरिंदे छूते हैं तो कैसा महसूस होता है, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। उनकी आंखों में नमी उतर आई। जो हुआ उसमें अपनी बच्ची की तो कोई गलती नहीं। निमिषा तो आदित्य के लिए मुझे शुरू से ही पसंद थी, बस कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो बच्ची मेरे लिए आज भी वैसी ही है जैसे कल थी। वो मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र है, और मुझे तो बड़ा गर्व है कि आपने निमिषा को मेरी गोद में डालने की बात कही। मैं निमिषा की सास नहीं, माँ बनूंगी। दादी ने आदित्य की मम्मी को हृदय से लगा लिया। दोनों के दिल रोकर अपने को हल्का कर रहे थे। विहान की मम्मी भी अपने दुपट्टे से आंखें पोंछने लगी। तभी चाय आ गई। निशा सबको चाय देने लगी। क्या दादी, दीदी की तो शादी की बात अभी चल ही रही है और आप नदियां बहाने लगी। इन्हें रोकिए वरना बाढ़ आ जाएगी। विदाई के लिए थोड़े आंसू बचा कर रखिए। निशा की बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। चाय पीकर अब दादी विहान की मम्मी की तरफ मुड़ी। सुरेखा, विहान की मम्मी बोली, जी दादी। दादी बोली, तुम्हारा वो ऊंट जैसा लड़का शादी के लायक हो गया है, कुछ खबर भी है कि नहीं। दादी की कड़क आवाज से विहान की मम्मी ने मुंह बनाया। हम क्या करें आंटी, वो नालायक मेरे पास रुकता ही नहीं। कितनी बार तो कोशिश की कहने की, पर मेरी सुने तब ना। और अभी तक तो वो अपने श्री राम अभिमन्यु के ही इंतजार में था। अब शायद सुने। दादी बोली, हाँ हाँ सुनेगा और ब्याह भी करेगा। कोई लड़की है नजर में। दादी ने सुरेखा जी के मन की बात जाननी चाहिए। विहान की मम्मी बोली, अब देखिए आंटी जी, हमने दिल्ली से इसलिए तो दिव्या को बुलवाया था ताकि साथ रहकर शायद विहान को दिव्या पसंद आ जाए, पर वो तो उससे ऐसे दूर भागता है जैसे उसमें कांटे लगे हैं। दादी गुस्से में बोली, क्या दिव्या, वो लड़की विहान के लिए उसे अपनी बहू बनाने की सोच रही है जिसे खाना परोसने की भी तमीज नहीं। भाई, उसे तो हम अपने पोते के लिए बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। ये कहकर दादी ने मुंह बना लिया। विहान की मम्मी ने लंबी सांस ली और बोली, अब आपने ही मना कर दिया तो विहान तो हाँ करने से रहा। फिर आपकी नजर में कोई लड़की हो तो बताइए। मेरी पसंद तो उसकी पसंद बनने से रही। दादी मुस्कुराई। हाँ है ना, विहान की मम्मी ने हैरानी से पूछा। है? अच्छा, कौन? दादी बोली, मिताली। मिताली का नाम सुनकर विहान की मम्मी की आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से बोली, क्या वो 5 फुट की लड़की? आंटी, वो आपको पसंद है विहान के लिए? दादी बोली, हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है। अभी हमारे घर में महीने से ऊपर रही है। मैंने करीब से उसे देखा है। अनुकूल परिस्थितियों में तो सब सही होता है और सब अच्छे से रहते हैं, पर कठिन परिस्थितियों में जो घर को, घर के सदस्यों को संभाल सके, वही सही मायने में गृह लक्ष्मी कहलाती है। मिताली ने पराई होकर भी हम सबको बहुत अच्छे से संभाला। सेवा भाव भी बहुत है, और क्या चाहिए। विहान की मम्मी बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, लेकिन दादी, देखने वालों को जोड़ी कैसी लगेगी? लंबाई में बहुत अंतर है। दादी बोली, हाँ तो? फिर दादी हंसी। आजकल हर चीज का इलाज है। थोड़ी और हील पहन लेगी। और ऐसा है, अब तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। मेरे पोते को वो पसंद है, बस इतना ही काफी है। विहान की मम्मी चौंक कर बोली, हैं? विहान को मिताली पसंद है, ये उसने आपसे कहा? नहीं तो क्या वो तुमसे कहेगा? दादी हंसी। तुम्हें अपनी सहेलियों, अपने घूमने फिरने और दौड़ दौड़ दिल्ली जाने से फुर्सत मिले तब ना। विहान की मम्मी दादी की बात सुनकर बेचारा सा मुंह बनाकर चुप हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, आप सच कह रही हैं आंटी? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अब तुम बताओ सच्ची से। अभिमन्यु के दादू संडे को कानपुर जा रहे हैं परिणीता और अभिमन्यु के रिश्ते की बात करने। अगर तुम्हें मिताली पसंद है तो दादू दोनों की बात करेंगे। सुरेखा जी ने दादी के गाल खींचे। इसका मतलब है आप इतनी देर से मुझे उल्लू बना रही थी। सब कुछ तय है फिर भी। जाइए, मैं नहीं बनाती मिताली को अपनी बहू।
दादी बनावटी गुस्सा दिखाकर मुंह बनाकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मना कर रही हो? सुरेखा जी उनके गले में झूल गई। अरे मेरी माँ, विहान मुझसे पहले आपका पोता और इस घर का बच्चा है। आप जिसे पसंद करेंगी आंख मूंद कर वही मेरी बहू बनेगी। मुझे तो इसी बात से खुशी हो रही है कि विहान ने शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे। घर में खुशियां छा गई। अब उनको पहले से ही पता है कि विहान दादी के लिए क्या है, और उन दोनों के बीच वो कभी नहीं आई थी। उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हामी भर ली। परिणीता अपनी पैकिंग कर रही थी। कल उसे दादू के साथ कानपुर जाना था। मिताली पीछे से आकर परिणीता से चिपक गई। तुम सचमुच जा रही हो डार्लिंग? परिणीता बोली। हाँ यार, पापा को हॉस्पिटल में छोड़कर आई थी, फिर उनसे मिल ही नहीं पाई। मिताली बोली। हाँ ये तो है, चाचा चाची भी तो कि तेरी किडनैपिंग फिर गोली लगना सुनकर बहुत परेशान हो गए थे। तेरा जाना तो बनता है। जल्दी आना, मुझे तेरे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मिताली ने परिणीता को और कस लिया। परिणीता उसकी टांग खींचते हुए बोली, ओए सड़क छाप मजनू, अब आदत डाल ले, तेरे भी हाथ पीले होने वाले हैं। विहान ने दादी से सोर्स लगवा दिया, तेरे जीजू बता रहे थे। हाँ यार, मिताली ने ठंडी सांस ली। बताया विहान ने, लेकिन मैं तेरे ही साथ नहीं रह सकती क्या? परिणीता बोली। हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर परिणीता ने घूमकर उसे जकड़ लिया। मैं दादू से रास्ते में मना कर दूंगी, फिर तू मेरे साथ ही रहना। मिताली मुंह बनाकर बोली। अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब थोड़ी था। मेरा ऊँट तो बेचारा प्यास से रह जाएगा मेरे प्यार का। परिणीता बोली। अच्छा करूँ हमसे ही खेलोगी? परिणीता ने मिताली के गाल खींच लिए। चित भी मेरी, पट भी मेरी। मिताली चुई कुटी। तभी परिणीता के फोन पर अभिमन्यु की रिंग आई। परिणीता जब तक उठाती तब तक मिताली फोन लेकर भागने लगी। मेरे ऊँट से मुझे दूर कर रही थी, अब ले तेरे उस खड़ूस से मैं तुझे बात नहीं करने दूंगी। कमरे में रनिंग कंपटीशन शुरू हो चुका था। आखिर परिणीता थक कर हाफती हुई सोफे पर बैठ गई। अभी भी उसका शरीर अंदरूनी तौर पर पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाया था। रिंग बजकर शांत हो चुकी थी। परिणीता की हालत देखकर मिताली घबरा गई। उसके चेहरे से पसीना पोंछने लगी। तुरंत ही पानी लेकर आ गई। सॉरी बहना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। परिणीता बोली। अरे कोई नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। परिणीता मुस्कुराती। सच तो ये था कि उसे सचमुच में पसीने के साथ घबराहट भी हो रही थी। खैर, थोड़ी देर बैठकर खुद को संयत करके परिणीता उठी और फिर पैकिंग करने लगी। मिताली भी ऑफिस के लिए रेडी होने चली गई। परिणीता आज अभिमन्यु के साथ दादी के पास जाने वाली थी, क्योंकि सुबह दादू के साथ निकलना जो था। शाम के साथ ही अभिमन्यु परिणीता को लेने आ गया। वो परिणीता के कानपुर जाने से पहले परिणीता के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। निमिषा के लिए आदित्य को फोन कर दिया, और मिताली के लिए तो हमारे श्री विहान महाराज हमेशा तैयार रहते हैं। परिणीता आज ऑफिस नहीं गई थी। मिताली ने ऑफिस जाते समय नम आंखों से परिणीता को गले से लगा लिया। जल्दी आना बहना, अकेले रहा नहीं जाएगा। परिणीता ने उसके दोनों गालों में किसी की। ओ मेरी जाने जिगर, अकेले कहाँ, किसी को मौका देकर जा रही हूँ। वो भला तुम्हें अकेला रहने देगा, लेकिन उसके साथ मुझे मत भूल जाना। मिताली ने दोबारा हक कर लिया। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर वो ऑफिस के लिए चली गई। शाम के समय अभिमन्यु आ चुका था। कुछ नाराज सा था। ये परिणीता ने भी भांप लिया। क्या हुआ मेरे सरकार, कुछ बदले बदले से हैं? वो अभिमन्यु के करीब आकर उसके गले में बाहें डालने लगी। अभिमन्यु ने गले से बाहें हटा दी। किसी के पास टाइम ही नहीं है फोन भी उठाने का। परिणीता समझ गई अभिमन्यु सुबह वाली बात से थोड़ा गुस्सा है। उसके बाद परिणीता को अपनी तबीयत ढीली लगी, तो मिताली के जाने के बाद वो लेट गई। फिर अभिमन्यु को फोन करना याद ही नहीं रहा। परिणीता बोली, सॉरी जान। उसने अभिमन्यु का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए माथे पर किस किया। वो फोन मिताली ने छीन लिया था मस्ती में। अभिमन्यु बोला, ये साली साहिबा तो विलेन है। परिणीता मुस्कुराकर बोली, ओहो, अब इकलौती है तो नखरे तो उठाने पड़ेंगे ना। अभिमन्यु ने कमर से पकड़कर उसे अपने साथ सटा लिया। यार तुम जा ही क्यों रही हो? हमेशा के लिए तुम्हारे पास आने के लिए। परिणीता उसके सीने से लगी लगी बोली, जल्दी आना। अभिमन्यु उसके बालों को सहलाता हुआ कानों के पास मुंह लाकर फुसफुसाया। परिणीता बोली, हाँ जान, बहुत जल्द। अभिमन्यु की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर परिणीता ने आंखें मूंद ली। अभिमन्यु ने अलग होकर परिणीता का सूटकेस उठा लिया और हाथ पकड़कर परिणीता को बाहर ले आया।
एक महंगे रेस्टोरेंट की पार्किंग में कार रुक गई। परिणीता ने अभिमन्यु की ओर देखा। अभिमन्यु बोला, बाहर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अभिमन्यु ने हाथ बढ़ाकर परिणीता को बाहर निकाला। परिणीता ने अपने कपड़े देखे। डोंट वरी। अभिमन्यु जैसे तैयारी से आया था, उसने पीछे की सीट पर रखा एक पैकेट परिणीता की तरफ बढ़ा दिया। वॉशरूम में चेंज कर लो। परिणीता और अभिमन्यु जैसे ही आगे बढ़े, रिसेप्शन से एक अटेंडेंट बड़ी अदा से आई। वेलकम सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम को चेंज करना है। ओके ओके सर, आइए मैम। परिणीता को लेकर वो अनदर बने एक स्पेशल वॉशरूम में ले गई, जो शायद वीआईपी लोगों के लिए था। वहां कोई नहीं था। परिणीता ने आराम से वो पैकेट खोला। उसमें एक बेहद सुंदर सी मिनी बैकलेस ड्रेस थी, साथ में डायमंड का ब्रेसलेट। परिणीता वो ड्रेस देखकर अनकंफर्टेबल हो गई। उसने आज से पहले कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। वो वापस मुड़ने लगी, लेकिन पैकेट देते समय अभिमन्यु की आंखों में उसे इस ड्रेस में पहनने देखने की चाहत याद आ गई। उसने पहन ही ली। ड्रेस से मैचिंग सुर्ख रेड लिपस्टिक लगाई, बालों को क्लचर से आजाद किया। शीशे में खुद को देखकर खुद ही शर्मा गई। बाहर आई तो वही अटेंडेंट खड़ी थी। ओह वाओ मैम, यू लुकिंग सो हॉट। परिणीता ने उसे घूर कर देखा। उसने सिर नीचे कर लिया। अभिमन्यु ने जब दूर से परिणीता को आते देखा तो पल के झपकाना भूल गया। परिणीता हाथों से अपनी ड्रेस नीचे खींचने लगी तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। परिणीता सच में गजब लग रही थी। नजदीक आने पर अभिमन्यु ने अपने हाथ बढ़ा दिए और परिणीता ने अपनी एक बाह उसमें फंसा दी। अभिमन्यु ने अटेंडेंट को अच्छी टिप दी और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। इधर आदित्य निमिषा को ऑफिस से पिक करने आया था। चूंकि अभी आदित्य की ड्यूटी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो अपनी वर्दी और अपनी पुलिस की गाड़ी में था। अभिमन्यु की कंपनी के कंपाउंड में लाल नीली बत्ती की गाड़ी रुकते देखकर और उसमें से रौबदार व्यक्तित्व को उतरते देखकर कुछ लोग ठहर गए। आदित्य ने बड़े एटीट्यूड से चारों तरफ देखा, आंखों पर कोकल चढ़ाए और फिर आगे बढ़ गया। तभी सामने से निमिषा और मिताली उतरती दिखाई दी। आदित्य ने आगे बढ़कर दोनों से हेलो कहा। ले भाई, आ गए तेरे एजी ओजी सुनोजी। मिताली ने निमिषा को छेड़ा तो आदित्य मुस्कुरा दिया। आदित्य ने चश्मे के अंदर से देखा। निमिषा ने भी स्माइल कर दी, पर वो देखने से ही बनावटी लग रही थी। मन ही मन आदित्य ने कहा, देखना मिशु, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सब कुछ भूल कर सिर्फ मेरे प्यार में डूब जाओगे। फिर वो निमिषा से बोला, चले। मिताली आदित्य को छेड़ते हुए बोली, हाय देखो आदित्य जी कैसे बेवफा दोस्त हैं। मुझे अकेले यहाँ छोड़कर जाने की बड़ी जल्दी है। मिताली बोली, किसने कहा तुम अकेली हो? वो देखो सामने कौन आ रहा है। सामने से विहान आ रहा था। पास आकर आदित्य और विहान एक दूसरे के गले लगे। निमिषा मिताली की कोहनी मारकर बोली, अब जाएं? हाँ तो और क्या। आदित्य ले जाओ ना इसे, रास्ते में आइसक्रीम जरूर खिलाना वरना मुंह फुला लेगी। विहान ने आदित्य को इशारा किया कि ले जाओ यार। आदित्य हंसते हुए कार की तरफ बढ़ गया। जी भाई जरूर। निमिषा भी पीछे चल दी। विहान ने मिताली की तरफ देखा। आइए मैडम, हम भी चले। मिताली बोली, कहाँ? 1 किलोमीटर की दूरी क्या कार से तय करेंगे? विहान बोला, तो अकेले घर में क्या भूतों के साथ लूडो खेलना है? भाभी जी तो भैया के साथ बिजी है। फिर कानपुर जा रही है, तुम अकेले क्या करोगी? मिताली मुंह बनाकर बोली। अरे तो रहना तो है ही ना। विहान शरारत से बोला। क्यों रहना है? हम किस लिए हैं? हम देंगे ना कंपनी। मिताली उसे खोल कर बोली। अच्छा ज्यादा उड़ो मत, हमें किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है, समझे? विहान बोला। अच्छा बाबा चलो, घर चलो, मम्मी ने बुलाया है। मिताली चौंक कर बोली, मम्मी ने? तुम पागल हो क्या? ऐसे कैसे हम तुम्हारे घर जा सकते हैं? विहान कंधे उचकाते हुए बोला। अब मत मानो अपनी होने वाली सास की बात, फिर इस सास बहू की लड़ाई में मुझे मत घसीटना। मिताली ने असमंजस से पूछा। क्या सच में चलना है? विहान बोला। हाँ भाई, सच में मम्मी ने बुलाया है। रहने के लिए नहीं, वो मजाक था, मिलने के लिए मम्मी ने कहा था। मिताली गहरी सांस लेकर बोली। तुमने तो डरा ही दिया था। विहान मुस्कुराकर बोला। अच्छा है ना, सास से थोड़ा डरना ही सही है। मिताली ने उसकी पीठ पर 2 घूंसे चुमाए। तुम्हें विहान आई कहकर चिल्ला दिया। अगल बगल से गुजरने वाले लोग सर सर कहकर दौड़ पड़े। विहान ने हंसकर सबको जाने को कहा। कुछ नहीं। विहान मुंह बनाकर बोला। क्या यार, ऑफिस में तो इज्जत का फालूदा ना करो। क्यों नहीं, आखिर में तुम्हारी होने वाली। फिर वो बात बदल कर बोली, मेरा जहां मन करेगा वहीं करूंगी।
विहान ने हाथ का इशारा करके पूछा, क्या होने वाली? सेंटेंस तो पूरा करो। और ये कहकर विहान ने वहीं मिताली को कमर से पकड़कर अपने पास घसीट लिया। मिताली घबराकर बोली, अरे अरे क्या है, सब देख रहे हैं। विहान बोला, हाँ तो देखने दो, मैं भी तुम्हारा होने वाला वो हूँ, मेरा भी जहाँ मन करेगा प्यार जताऊंगा। मिताली बोले, लेकिन आशिक मोहब्बत है, प्यार से पेट नहीं भरता, चलो मुझे भूख लगी है। विहान बोला, चल मेरी चुईया, आज तुझे पंजाबी रेस्टोरेंट ले चलता हूँ, मस्त राजमा चावल होता है। राजमा चावल का नाम सुनकर मिताली खुश हो गई। राजमा चावल, हाय कितने दिन हो गए खाए हुए, चलो यार, मेरे तो पेट में चूहे कूदने लगे। विहान बोला, भुक्कड़ कहीं की, और कहकर मुस्कुरा दिया और कार की तरफ बढ़ गया। उधर अभिमन्यु परिणीता को लेकर रेस्टोरेंट के टॉप पर पहुंचा। लिफ्ट में परिणीता अपनी ड्रेस के कारण से अभिमन्यु से नजरें चुराती रही और अभिमन्यु मन ही मन उसके शर्म हया वाले अंदाज पर कुर्बान हुए जा रहा था। टॉप रूफ पर पहुंचकर परिणीता की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में आ गई हो। पिंक और व्हाइट बैलून जमीन पर बिखरे पड़े थे। व्हाइट चमेली और बेला से जगह जगह आकर्षक सजावट की गई थी। व्हाइट ही टेबल और चेयर्स थी। बीच में एक गोल टेबल पर वो दोनों बैठ गए। पूरी रूफ खाली थी। उनके बैठते ही एक सफेद पोश वेटर पानी रख गया और अदब से झुककर कहा, सर क्या लाऊं? अभिमन्यु ने परिणीता को देखा। उसकी आंखें अभी भी चारों तरफ घूम रही थी। अभिमन्यु ने परिणीता का हाथ थाम लिया। पसंद आया? परिणीता बोली, हाँ बहुत, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं अभी पता चल जाएगा। अभिमन्यु शरारत से उसे देख मुस्कुराया। परिणीता अचरज से सब कुछ देखते हुए बोली, देखो सच सच बताओ, यहाँ क्यों लाए हो? और ये ड्रेस, मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, कहीं तुम मेरे साथ? अभिमन्यु बोला, मुझे सड़क छाप मजनू समझा है क्या? अभिमन्यु ने उसे करीब खींचकर उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। ये सब मैंने अपनी वाइफी को इम्प्रेस करने के लिए किया है और वो बजाय खुश होने के डांट रही है। तभी बेटर 2 गिलास और शैंपेन की बोतल रख गया। उसके बाद एक छोटा सा पर हार्ट शेप सुंदर सा केक आया। परिणीता एक के बाद एक चीजों को देखकर हैरान थी। अचानक ही अभिमन्यु उसे छोड़कर अपने घुटने पर बैठ गया और अपनी जेब से एक सुंदर सी रिंग निकाली और बोला, मिस परिणीता, विल यू मैरी मी? परिणीता घुटने के बल बैठे अभिमन्यु और उसके हाथ में रिंग और उसकी आंखों में जो उसे ही निहार रही थी, बेपनाह मोहब्बत देखकर प्यार के रंगों में सराबोर हो गई। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया और कांपते हुए कहा, हाँ अभी भी और हर जन्म में भी। अभिमन्यु ने उसे अंगूठी पहना दी और इसके साथ ही वहां 4 म्यूजिक आर्टिस्ट आ गए जो बेहद धीमी रोमांटिक धुन बजा रहे थे। अभिमन्यु से अंगूठी पहनते ही परिणीता ने अभिमन्यु को कंधे से पकड़कर ऊपर उठा लिया और उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया। उसकी आंखें नम हो गई। खामोशी ही दोनों के दिलों की आवाज बन गई। तभी अभिमन्यु ने परिणीता की कमर में एक हाथ और दूसरे से उसके हाथ को पकड़ लिया। परिणीता ने भी एक हाथ अभिमन्यु के कंधे पर और दूसरे को अभिमन्यु के पंजे में फंसा लिया। सर से सर जोड़े उस सुरीली मधुर संगीत की लहरियों पर दोनों के कदम थिरकने लगे। धुन खत्म हुई तब वो अलग हुए। म्यूजिशियन ने ताली बजाकर उनके डांस की सराहना की। अभिमन्यु ने अच्छी खासी टिप देकर उन्हें विदा किया। अब सेलिब्रेशन टाइम था। पहले केक काट कर एक दूजे को खिलाया, फिर शैंपेन की बोतल खोली गई। शैंपेन का घूंट पीते हुए परिणीता बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। अभिमन्यु बोला, अब तो शिकायत नहीं है कि मुझे प्रपोज करना भी नहीं आता। परिणीता बोली, नहीं कहूंगी। वेटर डिनर का ऑर्डर लेने आ गया तो परिणीता बोली, अभिमन्यु चलो घर चलते हैं। दादी से सुबह बात हुई थी, उन्होंने मेरी पसंद का खाना बनवाया है, डिनर हम उन्हीं के साथ करेंगे। अभिमन्यु बोला, श्योर। परिणीता गिलास लिए उठ खड़ी हुई। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे भी कुछ कहना है। अभिमन्यु उसकी ओर देखकर बोला, हाँ तो कहो ना। परिणीता ने गिलास मेज पर रखा और खुद घुटने के बल बैठ गई। अभिमन्यु उसे इस तरह बैठे देखकर आश्चर्य से देखने लगा। परिणीता ने अपनी दोनों बाहें बढ़ा दी और आंखें बंद करके बोली, ए मेरे होने वाले प्राणपति, क्या तुम हमेशा मुझे यूं ही प्यार करोगे? क्या तुम मेरे कमजोर समय में मेरी हिम्मत बनकर मुझे सहारा दोगे? क्या तुम इस वक्त खुद को मुझे मेरी बाहों में भरने की इजाजत दोगे? अभिमन्यु देख रहा था। उसने परिणीता की बड़ी हुई बाहें थाम ली और उसे उठाकर अपनी बाहों में समेट लिया। हाँ मेरी वाइफी, मैं सब करूंगा।
एक बात और, परिणीता शरारत से बच्चों जैसी मुस्कुराई। अभिमन्यु ने पूछा, अब क्या? परिणीता ने उसके चेहरे को अपने चेहरे से सटा लिया। दोनों की ही गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। अचानक ही परिणीता थोड़ा सा उचकी और अपने नर्म अधरों को अभिमन्यु के होंठों पर रख दिया। अभिमन्यु की आंखें बंद हो गई। लव यू जान, लव यू, लव यू, परिणीता कानों के पास होंठों को ले जाकर बार बार कह रही थी और अभिमन्यु की बाहें परिणीता पर कसती जा रही थी। रात 10 बजे विहान के घर में विहान की मम्मी इधर उधर बेचैनी से घूम रही थी। आज इस लड़के को आने दो, उन्होंने बगल में रखा डंडा हाथ में उठा लिया। इससे बात करूंगी, इतना टाइम हो गया और महाराज के दर्शन के लिए हम अभी तक बैठे हैं। कहा था कि मिताली को लेकर आऊंगा और कहा खुद ही गायब है। विहान के पापा टीवी पर मैच देखते हुए बोले, अरे मैडम जी, आपका बेटा बड़ा हो गया है और बहू लाने वाला है, अब कम से कम बहू के सामने तो तमाशा मत करना। सुरेखा जी बोली, हाँ तो बहू आने वाली है तो क्या मैं बहू से डर जाऊंगी? और आप ना बस मैच में घुसे रहो, किसी दिन ऐसा ना हो कि भारत कम रन बनाए और आप खुद ही टीवी फोड़कर उसके अंदर घुसकर रन बनाने लगो। विहान के पापा बोले, आने दो, आज इस नालायक को मैं खबर देता हूँ। ए सर जी, मम्मी गुर्राई, आप ना बस टीवी देखो, मेरे बच्चे की तरफ आंख ना उठाना, वरना 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 क्या? विहान के पापा भी आज उन्हें छेड़ने के मूड में आ गए थे। वरना मैं दिल्ली चली जाऊंगी अपने भाई के पास आपसे कट्टी करके। विहान के पापा बोले, कभी तो धमकी सच कर दिया करो, हम भी चैन से मैच देख लिया करेंगे। क्या कहा आपने? विहान की मम्मी को थोड़ा ऊंचा सुनाई पड़ता था। विहान के पापा मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं मैडम, आप डंडा लेकर यहीं बैठो और मुझे मैच देखने दो। विहान की मम्मी बड़बड़ाते हुए बोली, घर की चिंता तो है ही नहीं, बस मैच में घुसे रहो। तभी कार की आवाज आई और विहान के प्रिय डॉगी झुम्मन के भौंकने की भी। कार की आवाज सुनकर विहान के पापा बोले, लो आ गए तुम्हारे राजकुमार, अब स्वागत करो। इन माँ बेटे का रोज का नाटक अब झेलना पड़ेगा। विहान ने दरवाजे पर बंधे झुम्मन जी से मिलकर उसे प्यार करके मिताली के साथ मैन डोर की बेल बजाई। मिताली इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। अभिमन्यु जितना बड़ा तो नहीं, पर एक छोटा सा खूबसूरत बंगला था। शुरू में छोटा सा गार्डन था जिसमें रात की रानी और बेला की सुगंध हवा में फैली थी। व्हाइट रंग से सुसज्जित वो घर बाहर की लाल नीली रोशनी में एक अलग ही रंग का लग रहा था। विहान ने मिताली को देखकर पूछा, क्या मैडम, घर पसंद आया? मिताली बोली, हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। तभी भड़ाक से दरवाजा खुला और विहान की मम्मी हाथ में डंडा लिए रोत रूप धारण किए दिखाई दी। तुझे घर पर आना होता है कि ऑफिस में ही घर बना लिया कि कहीं और जाता है? आज तेरी खैर नहीं। विहान की मम्मी के हाथ में डंडा देखकर मिताली तो डर के मारे विहान के पीछे छुप गई। विहान बोला, अरे मेरी डार्लिंग मम्मी, बस तुम्हारी बहू के साथ थोड़ा बाहर चला गया था राजमा चावल खाने, भुक्कड़ है ना? और उनके हाथ से डंडा छीन लिया। सुरेखा जी बोली, वाह बेटा, शादी से पहले ये हाल है तो बाद में क्या होगा? होने वाली बीवी की पसंद याद रही, और जो तेरी माँ को वहां का राजमा चावल पसंद है उसका क्या? जा तेरी मेरी कट्टी। और वो मुंह फुलाए घूम गई। विहान ने खाने का पैकेट निकाला और सामने लहराते हुए बोला, ऐसा कभी हो सकता है भला? आपके लिए राजमा चावल के साथ स्पेशल दम आलू और पापा के लिए वेज हैदराबादी बिरयानी भी लाया हूँ। सुलेखा जी खुश होकर बोली, ओए मेरे पुत्र, तू ही तो मेरा चिराग है, और मिताली को क्यों नहीं लाया? हम भी मिल लेते उससे। विहान मुस्कुराकर बोला, लाया हूँ ना, लेकिन वो तो बेचारी आपका ऐसा वेलकम देखकर डर गई। आओ आओ मन्नू जी, उसने पीछे से खींचकर मिताली को बाहर निकाला। विहान की मम्मी ने बड़े प्यार से मिताली को हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। आय हाय बिटिया, तुम काहे डर रही थी? मिताली घबरा कर बोली, नमस्ते आंटी जी। मिताली अब भी डरी हुई थी। सुरेखा जी खुश होकर बोली, अरे नमस्ते को मारो गोली, ये तो है ही नालायक, तू काहे छिप रही थी? चल अब अंदर चल, और हाँ, ये आंटी शांटी ना चलेगा, सीधे मम्मी बोल। मिताली अटकते हुए बोली, जी जी। मिताली अंदर आ गई। अजी, आप तो बस मैच में घुसे रहो, ये भी ना देखोगे घर में कौन आया है? विहान के पापा बोले, कौन होगा? तुम्हारा लाडला होगा, उसे क्या देखे, रोज ही तो देखता हूँ। तभी मिताली ने सामने आकर कहा, नमस्ते अंकल जी। विहान के पापा चौंक कर बोले, अरे मिताली, तुम इतनी रात में? अब मिताली घूर कर विहान को देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि विहान ने उससे झूठ बोला है, यहाँ तो किसी को खबर ही नहीं। विहान ने इशारे से कान पकड़कर सोने बोला। विहान के पापा बोले,
आओ चलो, बड़ा अच्छा किया तुम आ गई, सुरेखा जी बोली। अच्छा हुआ आ गई, मेरा बड़ा मन था तुझसे मिलने का। ये कहकर विहान की मम्मी ने मिताली की पीठ पर एक धौल जमाई। बेचारी हमारी थान पान सी मिताली लड़खड़ा सी गई, लेकिन विहान ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अरे मम्मी संभल कर, ये मिताली है, विहान नहीं। मिताली सोफे पर बैठ गई। तभी मिताली के पापा बोले, रिलैक्स हो जाओ मिताली, इन माँ बेटे का ये रोज का नाटक है, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। मम्मी बोली, ले, इनकी आंखों में हमारा प्यार नाटक लगता है बस। तू चिंता मत करियो, तुझे इससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। विहान के पापा और विहान मुंह छिपाकर हंस दिए और बेचारी हमारी शेरनी मिताली बेचारा सा मुंह बनाकर खिसियानी सी हंसी हंस दी। अगले दिन कानपुर में परिणीता की कॉलोनी की बामुश्किल 40 फीट सड़क पर दोपहर 12 बजे लंबी सी इनोवा कार एक साधारण से 3 कमरों वाले मकान के आगे रुकी। दरवाजा खुला और पहले परिणीता निकली। दरवाजे पर ही बड़े चाचा, स्टिक के सहारे खड़े पापा, पीछे मम्मी और अंशु खड़े थे। इतने दिनों बाद परिणीता मम्मी पापा को देखकर अपने पर काबू ना रख पाई। पिछले दिनों जो भी हुआ, इसके बाद अपने माता पिता से मिलने की इच्छा हर बच्चे में होती है। वो दौड़कर अपने पापा फिर मम्मी से लिपट गई। दोनों माँ बेटी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। दादू बोले, अरे भाई, हम भी आपके साथ ही आए हैं। पीछे दादू बड़े चाचा के साथ हंसते हुए खड़े थे। उनके पीछे अंशु सूटकेस पकड़े खड़ा था। मम्मी से मिलने के चक्कर में परिणीता भूल ही गई थी कि दादू भी उसके साथ है। और सॉरी दादू, ये बिल्कुल पागल है। परिणीता के पापा उसे प्यार से निहारते हुए हाथ जोड़कर दादू से अभिवादन करते हुए बोले, हाँ थोड़ी तो है, पर जैसे भी है बहुत प्यारी है। दादू ने स्नेह से परिणीता को देखते हुए कहा, आइए आइए अंकल। परिणीता की मम्मी अपने को संभाल कर बोली, जिसकी बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो जाए और मजबूरी वश वो मिलने भी ना जा पाए, उस माँ की हालत आप समझ सकते हैं। सब दादू को सम्मान सहित अंदर ले आए। छोटे से पर साफ सुथरे कमरे में एक और पुरानी स्टाइल का सोफा था और एक और दीवान टाइप तख्त। एकदम मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब का ड्राइंग रूम, मिड साइज का एलईडी टीवी, थोड़ी सी साज सज्जा, पर वहां फैली सकारात्मक पारिवारिक खुशियों की ऊर्जा को दादू ने महसूस किया। परिणीता के पापा बोले, क्षमा कीजिएगा, हम आपको लेने नहीं आ पाए। अरे बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो थोड़ी जिम्मेदारी उन पर भी डालना चाहिए। आपकी बेटी बड़े आराम से मुझे ले आई। हकीकत तो ये थी कि विहान ने फ्लाइट की टिकट के साथ ही 2 दिनों के लिए गाड़ी बुक करवा दी थी, क्योंकि दादू ने कानपुर घूमने की इच्छा जताई थी। मम्मी दादू के लिए घर की बनी शुगर फ्री मिठाई ले आई। मिताली की मम्मी भी आ गई थी। दादू ने परिणीता के पापा का हाल चाल पूछा और उस वक्त न आने के लिए अफसोस भी जताया और परिणीता के साथ जो सेट पर हुआ उसके लिए भी माफी मांगी। अब आगे की सारी शूटिंग कैंसिल कर दी गई है, बस जो शुरू में हुई थी वही अब टीवी पर आने वाली है। मम्मी से रहा ना गया। परिणीता अंशु के साथ अपने कमरे में चली गई थी और उसकी पढ़ाई के साथ उससे और भी मस्ती मजाक कर रही थी। अंशु भी इतने दिनों बाद घर में दीदी को देखकर खुशी से पगला गया था। परिणीता की मम्मी बोली, लेकिन अंकल, परिणीता ने तो नौकरी भी छोड़ दी और आपने पहले ही इतना एडवांस दे दिया था, तो कैसे चुकता होगा। दादू हंसते हुए बोले, आप चिंता क्यों कर रही हैं बेटा जी, परिणीता को हमने अपनी कंपनी में जगह दी है। और तब तक चाय और नाश्ता आ गया। परिणीता भी चेंज करके आ गई और दादू की बात अधूरी रह गई। सब चाय और गर्मा गर्म नाश्ते का मजा लेने लगे। सुबह की फ्लाइट होने से ये लोग बहुत जल्दी उठे थे, तो तय हुआ कि नाश्ते के बाद दादू थोड़ा आराम करेंगे। फिर लंच के बाद कानपुर की आधी सैर आज और आधी कल की जाएगी। दादू की वापसी कल शाम को थी। दादू पहली बार कानपुर आए थे तो परिणीता ने ही जिद करके एक दिन बाद का टिकट करवाने को बोला था। भला कोई उसके कानपुर में आए और बिना घूमे चला जाए, ऐसा कैसे। दादू को बीच वाले रूम में रेस्ट करने भेज दिया गया, जहां वो हैवी नाश्ते के बाद दवा खाकर सो गए। परिणीता मम्मी पापा, बड़े चाचा चाची, अंशु सबके साथ बीते दिनों की घटनाओं को विस्तृत रूप से बताने लगी। कैसे अभिमन्यु के परिवार ने उसकी देखभाल में रात दिन एक कर दिया, कैसे निमिषा के साथ न्याय हुआ और कैसे मिताली ने उसकी सेवा की। अभिमन्यु के घर में साथ रहकर कैसे सब कुछ ठीक हुआ। वो सब बैठकर बातें करने लगे। इधर अभिमन्यु के परिवार में सब कुछ सही हो रहा था।
सालों बाद सब बहुत खुश थे। घर में इतनी खुशियां जो आने वाली थी। और उधर कोई था जो अभिमन्यु के परिवार को बर्बाद करने का प्लान बना रहा था। वो गुस्से और बदले की आग में पागल हो चुका था और अभिमन्यु के परिवार को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आगे क्या होगा? कौन है जो अभिमन्यु को बर्बाद करना चाहता है? क्या अभिमन्यु अपने परिवार को बचा पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।